हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मिशन में स्वागत है। आज हम इंडिया जीके के एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि एचएसएससी के द्वारा विभिन्न विभिन्न प्रतियोगिताओं में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण कौन सी नदी करती है? इस क्वेश्चन का आंसर है गोदावरी। भारत में नदियों को दो भागों में बांटा गया है, उत्तर भारत नदीय तंत्र और दक्षिण भारत नदीय तंत्र। सबसे कम उपजाऊ क्षेत्र कौन सा है? सबसे कम उपजाऊ क्षेत्र बावर क्षेत्र है। यहाँ पर एक बात है, नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? नदियाँ पर्वतों से निकलकर नीचे की ओर बहती है। नदियों के द्वारा कुछ अवशिष्ट पदार्थों को साथ मिलाया जाता है, ये बावर प्रदेश कहलाते हैं। यहाँ पर पत्थर इकट्ठा हो जाते हैं, उसके बाद नदियाँ नीचे बहती हैं, यहाँ पर फिर कुछ से अपने अपने अवसाद छोड़ देती हैं। इसे हम तराई क्षेत्र कहते हैं। तराई क्षेत्र के बाद नदियाँ फिर कुछ नीचे जाती हैं, यहाँ पर नदियाँ को साफ पानी आता है। नदियाँ फिर आगे समुद्र में जाकर गिरती हैं। नदियों का अंत कहाँ पर होता है? नदियों का अंत समुद्र में होता है। जो ये जगह है, इस जगह पर दो जगह में बांटा गया है, इस साइड खादर और इस साइड बांगर। खादर में तो नई मिट्टी का निर्माण होता है और बांगर कुछ दूरी पर जाकर स्थित हो जाता है, कुछ दूरी पर होता है। यहाँ पर तराई क्षेत्र की बात करें, तराई क्षेत्र कौन सा क्षेत्र होता है? तराई क्षेत्र में जायद फसलें बोई जाती है। जायद मतलब जो वे फसलें जो रबी और खरीफ के बीच में बोई जाती हैं। इसमें है तरबूज, ककड़ी, सिंगाड़ा। तराई क्षेत्र को मछलों का उद्योग भी कहा जाता है। तराई क्षेत्र को मछलों का उद्योग भी कहते हैं। खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। खादर सबसे अधिक उपजाऊ है। बांगर उपजाऊ तो है, परंतु कम उपजाऊ है खादर के कंपैरिजन में। सिंधु नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर है रामगंगा। रामगंगा सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है रामगंगा। तो रामगंगा किसकी सहायक नदी है? रामगंगा गंगा की सहायक नदी है। गंगा की कुछ सहायक नदियाँ इस प्रकार हैं। नंबर फर्स्ट है रामगंगा, नंबर सेकंड है सरयू, नंबर थर्ड है गंडक, नंबर फोर है कोसी। ये सभी रामगंगा की सहायक नदी हैं। झेलम, रावी, व्यास, चेनाब, ये सिंधु की सहायक नदी हैं। रावी एवं व्यास नदी के मध्य बने मैदान को क्या कहा जाता है? भारी दबाव मैदान कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? पहले तो हमें पता होना चाहिए मरुस्थल होता क्या है। मरुस्थल जहाँ वार्षिक वर्षा
सामान्य से 25 सेंटीमीटर तक कम हो उसे हम मरुस्थल कहते हैं। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है जो कि अफ्रीका में स्थित है। गोबी मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह चीन व मंगोलिया में पाया जाता है। चीन में 70%, मंगोलिया में 30% मिलता है। थार भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। थार मरुस्थल को सफेद मरुस्थल भी कहते हैं क्योंकि यहाँ से लूनी नदी प्रवाहित होती है। गोवा एवं न्यू मैंगलोर के मध्य बने तट को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है कन्नड़ तट कहा जाता है। भारत में 2 तट है, एक पूर्वी और एक पश्चिमी। पश्चिमी में 5 तट है। एक तो है कच्छ, एक काठियावाड़, एक है कारपट, दमन, गोवा, न्यू मैंगलोर और कन्याकुमारी। भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह। भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह है। बंदरगाह जहाँ समुद्री जहाज आकर रुकते हैं। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई। कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है। नाहवा सेवा बंदरगाह मुंबई में स्थित है। मार्गो गोवा बंदरगाह गोवा में स्थित है। यह काजू के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। कांडला बंदरगाह भारत का ज्वारीय बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह का नया नाम पंडित दीनदयाल शर्मा कर दिया गया है। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है। यह उपाधि अंग्रेजों के द्वारा दी थी। मसालों की रानी मालाबार तट को कहा जाता है। मसालों की रानी। तूतीकोरिन बंदरगाह भारत की मोती बंदरगाह है। यह मन्नार की खाड़ी में स्थित है। भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु कैप कैमूरिन है। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है। चिल्का एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जो कि ओडिशा में है। वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली झील है जो कि जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। पुनामदा झील केरल में स्थित है जो कि नौका दौड़ आयोजन के लिए प्रसिद्ध है। यह नेहरू ट्रॉफी के लिए दी जाती है। पश्चिमी एवं पूर्वी घाट को कौन सी पहाड़ियाँ जोड़ती हैं? इस क्वेश्चन का आंसर
नीलगिरी की पहाड़ियाँ जोड़ती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का डी पार्ट आंसर है। नीलगिरी पहाड़ी केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में स्थित है। रायसीना पहाड़ी दिल्ली में स्थित है। गिर पहाड़ी गुजरात में स्थित है। राजमहल पहाड़ी झारखंड में स्थित है। अरावली पहाड़ियों की कुल लंबाई कितनी है? अरावली पहाड़ियों की लंबाई 692 किलोमीटर है। अरावली सबसे प्राचीन वलित पर्वत है। ये प्री कैम्ब्रियन काल की बनी है। प्री कैम्ब्रियन काल की बनी है। गुजरात से दिल्ली रिज तक के क्षेत्र को मजनू का टीला कहते हैं। संसद अरावली श्रेणी पर बना है। अरावली गुजरात से शुरू होती है और ये दिल्ली में तक जाती है। दिल्ली में जाने के बाद ये साइड में, एक साइड तो हरिद्वार और दूसरी साइड रेवाड़ी तक जाती है। प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी बिंदु कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी बिंदु राजमहल पहाड़ी। राजमहल पहाड़ी झारखंड में स्थित है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी कहाँ समाप्त होती है? सासाराम बिहार में। शेरशाह सूरी के मकबरे के पास समाप्त होती है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की दूसरी ऊंची चोटी है। अमरकंटक। भारत का दक्षिणतम बिंदु स्थित है ग्रेट निकोबार में। दो 2018 में किस द्वीप का नाम शहीद द्वीप रखा गया था? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है नील द्वीप। नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप पर दिया गया था। दो 2016 वर्ष की 14वीं लोकसभा चुनाव में पहली बार मतदान किस जाति ने किया था? सोमपेन जनजाति ने किया था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इन एसटी की सभी की वो वोट बनवाई थी। भारत में कितने समय कटिबंध है? एक कटिबंध है जो कि 82 से 1/82 पूर्वी देशांतर माना जाता है। फ्रांस में समय लाइन 12 है। रूस में फ्रांस समय लाइन 11 है। यूएसए में 9 टाइम जोन है। भारत में सिर्फ एक ही टाइम जोन है जो कि प्रयागराज यूपी के नैनी से निकलता है। भारत के किस राज्य में सबसे छोटे और सबसे बड़े दिन का अंतर न्यूनतम होता है? क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर है कम अंतर। यहाँ पर पूछा गया है अंतर न्यूनतम होता है कम, तो इसका उत्तर है केरल। 45 मिनट का अंतर होता है।
तो यहीं पर बता देते हैं, सबसे ज़्यादा अंतर किसका होता है? सबसे ज़्यादा अंतर लद्दाख में होता है, 5 घंटे का। भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश शामिल हैं? 5। वो कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। लंबी नदी भारतीय महाद्वीप की ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र एकमात्र पुरुष नदी है। ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2900 किलोमीटर है, जो कि तिब्बत क्षेत्र से निकलती हैं। भारत में यह ब्रह्मपुत्र भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तिब्बत और एपी तक इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। सांगपो का मतलब है पवित्र करने वाली।